नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है धिक्कार। मानी जब 5 वर्ष की थी तभी उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। माँ ने उसको बहुत मुसीबत से और कष्टों से पाला पोसा था और उसको बहुत प्यार दुलार से रखा। इस तरह समय बीतता रहा और अब वो 16 वर्ष की हो चुकी थी। तो माँ ने एक योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया, लेकिन मानी के दुर्भाग्य ने यहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा और साल गुजरते न गुजरते उसकी माँ और उसके पति का भी स्वर्गवास हो गया। अब मानी दुनिया में अकेली रह गई। सब क्रियाक्रम से निपट के बहुत परेशान रहने लगी, उदास रहने लगी और अकेली घर में पड़ी रहती, रोती रहती। मोहल्ले वाले भी आखिर कहाँ तक उसका साथ देते। फिर इस विपत्ति में उसे अपने चाचा वंशीधर के सिवा और कोई नजर नहीं आया। अब तक वंशीधर और उसके परिवार वालों का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था, तो उसने वंशीधर के पास ही जाने की तैयारी कर ली और एक दिन उनके घर चली गई। चाचा के यहाँ वो सुरक्षित थी और शोधों की बुरी नज़र से बची हुई थी और सब बुरी बातों से वो सेफ थी। उनके घर में 2-4 महीने तो बहुत आराम से बीत गए, लेकिन इसके बाद उनका रवैया मानी की तरफ से बहुत कठोर हो गया। अब वंशीधर और उनकी पत्नी ने सारे नौकरों को घर से निकाल दिया और उनका काम सब मानी के ऊपर छोड़ दिया। मानी दिन रात काम में लगी रहती और हर वक्त काम से उसे कभी फुर्सत ना मिलती। चाचा चाची का मुंह फिर भी उससे फूला रहता और चचेरी बहन उसको बात बात पर गालियां देती, कोसती और उसका इस घर में भी कोई गुजर ना हो रहा था। लेकिन वो जाती तो जाती कहाँ। बस वंशीधर का एक लड़का जो मानी को बहुत मानता था और उससे हमदर्दी रखता था, लेकिन खोलकर कुछ जाहिर ना करता, क्योंकि सारे घर वाले एक तरफ थे और सब मानी के विरोध में थे। माता पिता का बात बेबात मानी के दिल को दुखाना उसको बहुत बुरा लगता, लेकिन किसी से विरोध ना कर पाता और मानी को दिलासा देता कि परेशान ना हो मानी, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। उसकी बहन का विवाह होने वाला था। ललिता विवाह योग हो चुकी थी। अपनी चचेरी बहन की शादी की बात सुनकर मानी बहुत रोमांचित थी और बहुत खुशी खुशी घर के सारे काम निपटा रही थी। आज ललिता की शादी का दिन था और घर में बहुत गहमा गहमी थी।
सब तरफ घर में शहनाइयों की गूंज थी, मेहमानों का तांता लगा हुआ था। सब लोग नए नए कपड़े पहन के इधर से उधर आ जा रहे थे। गहनों की झनकार से घर गूंज रहा था, पर मानी वही पुराने कपड़े पहनकर बिना किसी शिकवे शिकायत के तत्परता से सब काम निपटा रही थी। विवाह का मुहूर्त आ पहुंचा। आधी रात गुजर चुकी थी। जनवासे से ललिता के पहनावे के लिए बहुत सी चीजें आईं। सब औरतें, लड़कियां। आप सुन रहे हैं ज्ञान होना चाहिए चैनल पर जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार। और उनका हुजूम उन सब चीज़ों को बड़े चाव से देख रहा था। और गहने भी जो वहां से आए थे वो ललिता को पहनाए जा रहे थे। तो मानी का दिल भी अपनी चचेरी बहन को दुल्हन के रूप में देखने के लिए मचल उठा। जब वो अपनी इच्छा को ना दबा पाई तो मुस्कुराती हुई उसने उस कमरे में प्रवेश किया जहां ललिता को सजाया जा रहा था। सहसा चाची की नजर उस पर पड़ी तो गुस्से में आकर चिल्लाई और उसको झिड़क दिया, तू यहाँ क्यों आई है? किसने तुझे बुलाया? तुझे मालूम नहीं तू मनहूस है? निकल जा यहाँ से। मानी ने इस घर में इतने अपमान सहे थे, पर आज सबके सामने जो उसका अपमान हुआ वो उसके हृदय में चुभ गया। वो खुद को धिक्कारती हुई और रोती हुई वहां से अपने कमरे के लिए निकली तो उसका सामना इंद्रनाथ से हो गया। इंद्रनाथ गोकुल का सहयोगी और जिगरी दोस्त था। वो अक्सर गोकुल के घर आता जाता था, इसलिए मानी को पहचानता था। वो वहां भी गोकुल को ढूंढता हुआ आया था। चाची की बातें जो उसने मानी को बोली थी वो सब सुन ली थी, तो उसको भी बहुत बुरा लगा। मानी से इस घर में सबके दुर्व्यवहार को भी वो जानता था। मानी के कमरे में मानी को जाता देख उसका हृदय आशंकित हो उठा, क्योंकि मानी ने जाते ही द्वार बंद कर लिया था। वो द्वार तक पहुंचा और द्वार खटखटाया। जब मानी ने द्वार न खोला तो उसने झिरी से झांक कर देखा कि मानी एक फंदा छत से लटका रही है। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बहुत कसकस के दरवाजा खटखटाया और मानी को ईश्वर की कसम देकर वास्ता दिया कि खोल दो, तुम्हें कसम है। सिसकती हुई मानी ने दरवाजा खोल दिया। रस्सी छत से लटक रही थी। जल्दी से इंद्रनाथ ने रस्सी को काटा और मानी से बोला, ये क्या करने जा रही थी मानी? तो मानी ने कोई जवाब ना दिया, बस रोने लगी। फिर इंद्रनाथ ने उससे कहा, मानी, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ इस परिवार में कितना बुरा व्यवहार होता है। बस गोकुल ही तुम्हारा हितैषी है, पर सोचो संसार में कोई ऐसा भी इंसान है जो तुम्हें अपने प्राणों से ज़्यादा चाहता है, और तुम ये सब करने जा रही थी। तुमने ये नहीं सोचा उसके ऊपर क्या बीतेगी। ये स्नेह में डूबी बातें सुनकर मानी का हृदय अभिभूत हो गया और उसने ख्वाबों में भी ऐसी कल्पना न की थी। उसके हृदय में एक तूफान उठा और उसे अपने जीवन में प्रकाश की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। उसी वक्त इंद्रनाथ को मानी के साथ बैठा देखकर
गोकुल भी वहां आ पहुंचा और मानी कमरे से निकल गई। गोकुल ने क्रोध में कठोर स्वर में इंद्रनाथ से कहा, तुम यहाँ कब आए? यहाँ कब से बैठे हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे निकलोगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञान होना चाहिए चैनल पर जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार। इंद्रनाथ ने कहा, मैं तुम्ही को ढूंढता हुआ यहाँ आया था, और सुनो, मेरे ऊपर ये लांछन ना लगाओ। अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम्हें इस कमरे में मेरी जगह एक लाश पड़ी मिलती। फिर गोकुल के पूछने पर चाची की सारी बातें गोकुल को बता दी और अपने प्यार की बात भी गोकुल से सच सच बता दी कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और मानी से शादी करना चाहता हूँ। गोकुल ने उसके माता पिता, परिवार का और अपने परिवार का सबके विरोध का वास्ता दिया तो इंद्रनाथ बोला, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, पर शादी मैं मानी से ही करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, वो विधवा है। तो इंद्रनाथ ने कहा, कुछ भी हो, मुझे हर रूप में वो स्वीकार्य है। अब उसके विषय में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जल्दी से जल्दी उससे विवाह करके उसको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। फिर दोनों दोस्तों में विचार विमर्श होने लगा। गोकुल ने मानी को विदा करने के लिए कुछ प्लानिंग तैयार करनी चाहिए और उसमें उसकी अपने दोस्त की पूरी सलाह ली। दोनों ताने बाने बिनते रहे। वो बहुत खुश और सुखी जीवन की कल्पना करके मानी को यहाँ से विदा करना चाहता था। इंद्रनाथ ने दोस्ती निभाई थी और सच्चे दिल से उसको कबूल किया था। इस बात से गोकुल बहुत खुश था। उसने सच्चे दिल से वादा किया कि अब मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब तक बारात विदा हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे, घर के लोग सब सो चुके थे, पर मानी अभी काम में ही लगी थी। गोकुल अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रहा था। अचानक उसने मानी को आवाज़ देकर पानी मांगा और कहा, मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो। तो मानी ने उसको पानी पिलाकर जैसे ही जाना चाहा कमरे से निकल के, तो गोकुल ने कहा, रुको मानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानी ने हैरानी से उसका मुंह देखा और वहीं ठहर गई। पास बुलाकर गोकुल ने उससे कहा कि मानी, ये सच है ना कि इंद्रनाथ मेरा दोस्त तुमको प्रेम करता है और विवाह भी तुमसे ही करना चाहता है? तो मानी शर्म से कुछ न बोली। उसका हृदय धड़कने लगा। फिर गोकुल ने मानी से पूछा, क्या तुम्हें मेरे दोस्त का साथ कबूल है? मानी, इस वक्त चुप ना रहो। इस घर में तुम्हारे लिए मेरे सिवा कोई कुछ ना कभी सोचेगा। ये ऐसा मौका है, इसमें तुम्हारी रजामंदी की बहुत ज़रूरत है। मुझे स्पष्ट बताओ, तुम क्या चाहती हो? मानी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मुझे ये सब मंजूर है, और वहां से भाग गई। अब गोकुल ने अम्मा से मौका देखकर एक दिन कहा कि इंद्रनाथ के घर में आज कोई उत्सव है। उसकी माँ अकेले काम कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा काम है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मानी को
उसके घर छोड़ दूं, वो कुछ हाथ बटा लेगी तो उनका हाथ हल्का हो जाएगा। तो गोकुल की माँ ने गोकुल को जवाब दिया, मानी अगर जाना चाहे तो ले जाओ, मुझसे क्या पूछते हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञान होना चाहिए चैनल पर जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार। गोकुल एक तांगे पर मानी के साथ बैठकर इंद्रनाथ के घर उसे ले गया। इंद्रनाथ अपने घर वालों को मानी के लिए राजी कर चुका था। इंद्रनाथ की माँ ने बहुत प्यार से स्नेह से उसके साथ घर में प्रवेश किया और उसको अंदर ले गई। अब तक रात के 11 बज चुके थे और गोकुल अकेला घर आया। माँ ने दरवाजा खोला तो देखा वो अकेला है, तो उसको सवाल करने लगी कि गोकुल, मानी कहाँ है, इतनी रात में उसे कहाँ छोड़ आया। मैंने तो काम कराने के लिए भेजा था, तू अपने साथ क्यों नहीं लेके आया। यहाँ देख, सारा काम बिखरा पड़ा है, कौन करेगा अब ये सब। गोकुल ने बहुत तसल्ली से जवाब दिया, मानी अब यहाँ कभी नहीं आएगी, ये सब काम अब या तो तुम लोग करो या नौकर रखो। उसका विवाह इंद्रनाथ से हो गया है और अब वो उसकी पत्नी है। माता के ऊपर जैसे आकाश गिर पड़ा हो। गुस्से से गोकुल को बहुत गालियां दी और कोसने लगी और चिल्ला चिल्ला कर घर सिर पर उठा लिया। गोकुल जब शब्द बाणों से ज्यादा घायल हुआ तो दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। 1 सप्ताह बीत चुका था, गोकुल का कहीं अता पता नहीं था। उधर इंद्रनाथ को बंबई में नौकरी मिल गई। उसने मानी को समझाया कि जल्दी ही रहने का प्रबंध करके मैं तुम्हें भी वहीं बुला लूँगा। फिर काफ़ी समय बाद मानी को इंद्रनाथ का तार मिला कि माताजी के साथ बंबई आ जाओ, रहने का इंतज़ाम मैंने कर लिया है। एक दिन शाम को गोकुल के घर में एक बुढ़िया एक खत देके चली गई। सबने सोचा गोकुल का पत्र होगा, कई दिन से वो घर से गायब है। तो वंशीधर ने उस पत्र को खोला और उसको पढ़ना शुरू किया, जिसमें मानी ने सारे परिवार से अपनी गलती की क्षमा मांगी थी कि मैंने अपनी मर्जी से इंद्रनाथ को अपना पति स्वीकार किया है और उनसे शादी कर ली है, और बार बार सबसे क्षमा याचना की। और आज रात की गाड़ी से हमेशा के लिए बंबई जाने की बात भी उसने इस पत्र में लिखी। वंशीधर गुस्से से कांपने लगे और पत्र को फाड़कर फेंक दिया। तुरंत कपड़े पहने और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। बंबई मेल स्टेशन पर आ चुकी थी। मानी अपनी सास के साथ ट्रेन के डिब्बे में बैठी थी और खिड़की के बाहर देख रही थी। बहुत गहमा गहमी थी, भीड़ बहुत थी। उसी भीड़ के बीच में मानी की नजर पड़ी। उसने वंशीधर को ट्रेन की तरफ आते देखा तो खुशी से तुरंत दरवाजे से उतरकर बाहर आ गई प्लेटफॉर्म पर। तब तक वंशीधर उसके करीब आ चुके थे। उसने पैरों पर गिरकर वंशीधर से अपने किए की माफ़ी मांगी और रोने लगी, लेकिन पाषाण हृदय वंशीधर ने उसे झिड़क दिया और
बहुत बुरा भला कहा। तब तक ट्रेन ने सीटी दी तो सास ने बहू को आवाज देकर अंदर बुला लिया। मानी रास्ते भर खामोश रही। अब तक अंधकार में ट्रेन काफी दूर निकल आई थी। ट्रेन में सब सो रहे थे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार। मानी बैठी कुछ सोच रही थी और आंसू बहा रही थी। फिर कुछ सोचकर मानी ने अपने सारे आभूषण उतारकर संदूक में रखे और एक पत्र लिखकर वहीं आभूषणों के साथ रख दिया, जो कि इंद्रनाथ के नाम लिखा गया था। फिर उसने मन ही मन एक भयानक फैसला ले लिया और फिर धीरे से ट्रेन का द्वार खोला और अपनी आंखें बंद करके चलती ट्रेन से कूद गई। सास ने दरवाजा खुलने की आवाज से चौंक कर देखा तो मानी आसपास ना मिली। उसने पूरे डिब्बे में मानी को इधर उधर ढूंढा, फिर द्वार पर जाकर झांकी, लेकिन मानी का कहीं पता नहीं था। फिर उनको इमरजेंसी चेन की याद आई तो उन्होंने चेन खींच दी। नीचे उतर के देखा गया तब भी मानी ना मिली। अब रविवार का दिन आ चुका था। इंद्रनाथ मानी और माँ का इंतजार कर रहा था मुंबई में। दोस्त पास में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और दावत मांग रहे थे कि अब भाभी आ रही हैं तो हमें दावत चाहिए। अचानक एक डाकिया तार लेकर आया और इंद्रनाथ को दिया। इंद्रनाथ तार पाकर पहले तो चौंक गया, फिर सोचा कि मानी और अम्मा आ रही हैं, ये उसी की सूचना होगी। लेकिन जैसे ही खोलकर उसको पढ़ा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बेहोशी छाने लगी। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसमें माँ ने लिखा था कि मानी ने गाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश लालपुर से 3 किलोमीटर दूर पाई गई है। तुम तुरंत वहां पहुंचो। सब क्रियाक्रम से निपट के 1 सप्ताह बीत गया इन्हीं सब कामों में। फिर इंद्रनाथ वंशीधर के घर पहुंचा और उसकी हालत देखकर वंशीधर बोले कि क्या तुम बीमार हो? तुम तो मुंबई में थे। और ये सब बातें हो ही रही थी कि गोकुल की माँ भी वहां पहुंच गई और उग्रता से बोली कि मानी तो तुम्हारे साथ है, अब वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? इंद्रनाथ ने बेजारी से जवाब दिया, हाँ वो अब ठीक है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। और मानी का लिखा हुआ पत्र उनके हाथों में थमा दिया, जो उसने अपनों के दुर्व्यवहार से आहत होकर और दुनिया की बात छोड़ने के लिए इंद्रनाथ को लिखा था और माफी भी मांगी थी। अब वंशीधर और उसकी पत्नी दोनों विलाप कर रहे थे और इंद्रनाथ की हालत पर रहम खा रहे थे। पर अब इन सब बातों के लिए पछताने से कोई फायदा ना था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। साथियों, इंसान संसार में सबसे ज्यादा अपनों से ही हारता है। बाहर वालों से कितनी भी बात हो, बड़ी से बड़ी बात को वो दिल पे नहीं लेता है, लेकिन अपनों की दी हुई चोट से वो कभी उबर नहीं पाता है और उस संताप में
कभी कभी ऐसे भी कदम उठा लेता है जो उसे प्रताड़ित करने वाला इंसान ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता है। इसलिए हमें नाराज़गी में भी शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और संतुलित व्यवहार भी सबके साथ करना चाहिए। साथियों, अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, हम अपने हर रिश्ते को बहुत मन और सच्चाई से निभाएं। किसी के लिए दिल में कोई शिकवे गिले ना रखें। रिश्ते हैं तो जिंदगी की हर खुशी है, यही सच है। अब मैं आपसे अगली कहानी तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ साथियों। फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।